इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। ये है एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन के ऊपर बेस करके क्वेश्चन। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए कैसा होगा, रोटेशनल के लिए और वाइब्रेशन के लिए कैसा होगा, ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है। बट सपोज कि कोई क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं रहता तो भी आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर अ रिएक्शन। अब आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? वी नो दैट अगर के है रेट कांस्टेंट तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इस तरीके से रिलेटेड रहता है। ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी और दिस इज योर रेट कांस्टेंट। अब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन सा है? अगर ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, क्योंकि e टू दी पावर किसी भी चीज को हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, तो उसके पहले जो है उसी को हम बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमें 2-3 और इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट ये इक्वेशन हो गया आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आयरिंग इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दैट रेट कांस्टेंट, जब भी मैं स्मॉल के लिखूंगा दैट विल डिनोट रेट कांस्टेंट, और एक क्या होता है कैपिटल के, इसके नीचे ई क्यू मैं लिख दूंगा जब भी यूज करूंगा। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी हमें आगे जरूरत पड़ेगा। सो स्मॉल के इक्वल्स टू के बी टी, ये के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी टी बाई एच है मैक्स प्लैंक कांस्टेंट, इनटू ई टू द पावर डेल्टा एस डबल डैगर बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच डबल डैगर बाई आर टी। ये डबल डैगर हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए ये सब आर्हेनियस इक्वेशन, आयरिंग इक्वेशन ये एप्लीकेबल है। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या बोलते हैं कि ए एंड बी ये दोनों मिला के प्रोडक्ट बनाने से पहले बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, और उसको हम कैसे दिखाते हैं? इस डबल डैगर से। तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट से जब आगे का प्रोडक्ट यानी कि सी तैयार होगा और उसका अगर रेट कांस्टेंट के होता है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी चेंज ऑफ एंट्रोपी या फिर चेंज ऑफ एंथैल्पी आएगा हम उसको डबल डैगर से ही डिनोट करेंगे। सो दिस इज योर आयरिंग इक्वेशन, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा कौन सा इक्वेशन है? आर्हेनियस इक्वेशन एंड आयरिंग इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल कर दे एक दूसरे के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, E इक्वल्स टू के बी टी बाई एच इंटू ई टू द पावर डेल्टा एस बाई आर। ये नॉर्मल गो टू फॉर्मूला है, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाए और उसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछा जाए उसके लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में, पार्टीशन फंक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, एंड फॉर दैट हमें दूसरा एक इक्वेशन चाहिए होगा जहाँ पे के है रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू आयरिंग इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट आप याद रखो सेम रहेगा के बी टी बाई एच, उसके साथ ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये भी सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? क्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू ए इंटू क्यू बी, ये पार्ट हमारा नया ऐड हुआ, और ये जो ए बी है इसके ऊपर डबल डैगर रहेगा क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब इस पार्ट का खासियत क्या है? इसके लिए आपको उस इक्वेशन में वापस जाना पड़ेगा जहां पे ए और बी ये दोनों मिलके ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर रहा था। ए के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है उसको हमने लिखा क्यू ए से, बी के लिए पार्टीशन फंक्शन को क्यू बी से, एंड इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट के लिए ए बी डबल डैगर से हमने डिनोट किया पार्टीशन फंक्शन को। बट आपको पता है कि पार्टीशन फंक्शन कोई भी एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होता है अपने छोटे छोटे पार्ट्स का, जो कि है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशनल फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशनल फंक्शन, एंड आखिरी में न्यूक्लियर पार्टीशनल फंक्शन। मतलब आपको क्यू ए क्यू बी एंड क्यू ए बी डबल डैगर का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए अच्छा बात कौन सा है कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसका कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 0 रहता है, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है व्हेन वी आर एज्यूमिंग एन आइडियल रिएक्शन। तो हमें चाहिए होगा कि जो क्यू ए है उसका ट्रांसलेशनल पार्ट कितना है, रोटेशनल पार्ट कितना है,
सिमिलरली क्यू बी का भी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल पार्ट चाहिए और क्यू ए बी ट्रांजिशन स्टेट का भी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन चाहिए। और इसके लिए आपको पूरा इक्वेशन नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन का एकदम फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था आप देखो, ये क्वेश्चन था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन। मतलब पार्टीशन फंक्शन अगर आपको पूरा फिगर याद नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 केसेस होता है, ठीक है। एटम जो कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी इसको आप कह सकते हो, एटम या फिर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आप कह सकते हो। अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कोई है तो उसका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन टेम्परेचर के ऊपर ऐसे डिपेंड रहता है T⁻3/2, और उसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर, T⁻0 कर देता हूं मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिंगल एटम है, इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 0 होता है, कोई रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा ही नहीं। बट जब हम एटम से लीनियर मॉलिक्यूल में आएंगे, अब 2 केस है, लीनियर मॉलिक्यूल एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, उसमें क्या होगा? उसमें पार्टीशन फंक्शन जो ट्रांसलेशनल है वो सेम रहेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस T⁻3/2, रोटेशनल डिपेंडेंस रहेगा कुछ इस तरीके से T⁻1 यानी कि सिंगल टी। और अगर ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो जाए तो चेंज कहाँ पे होगा? चेंज देखो, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन में कभी भी नहीं होगा, T⁻3/2 रहेगा, लेकिन रोटेशनल में होगा, ये हो जाएगा T⁻3/2। तो ये 3 डेटा आपको ध्यान में रखना है। कौन सा 3 डेटा? ये जो एटम या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है, ये जो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है, और ये जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डेटा दिया हुआ है। क्योंकि ये भी कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका रोटेशनल पार्ट टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। मैंने यही कहा था कि क्वेश्चन में क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, लेकिन आप फिर भी इसको इग्नोर करो और मैं जो बता रहा हूँ वो डेटा याद रखो, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे सफिशियंट डेटा नहीं है आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, इस चीज़ को और आसान कर देते हैं। आपको अगर लग रहा है आपको 6 डेटा याद रखना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फॉर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितना हो गया? 6 डेटा हो गया आपको याद रखने के लिए। इसको मैं और भी ज्यादा आसान कर देता हूं कि टोटल पार्टीशन फंक्शन एटम के लिए कितना होता है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है। एक बार में हम लिखेंगे, दिस इज फॉर क्यू एटम या फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, सिर्फ उनका टेम्परेचर पार्ट को आप मल्टीप्लाई करो, T⁻3/2 इंटू T⁻0, तो क्या होगा? T⁻3/2, इसको हम लिख सकते हैं T⁻1.5, 3/2 मतलब 1.5 होता है। ये एक डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरा देखो, लीनियर मॉलिक्यूल में, इस केस में क्यू लीनियर मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दो रोटेशनल पार्ट को और साथ में ट्रांसलेशनल पार्ट को, तो क्या आ जाएगा? T⁻5/2 आ जाएगा। अब 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है, T⁻2.5, तो इसको भी आप याद रख लो। और थर्ड कौन सा रह गया? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ से हम लेते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए T⁻3/2 से T⁻3/2 ही मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा T⁻3। तो आपको बस क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि द टोटल पार्टीशन फंक्शन ऑफ एटम और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन T⁻1.5। अगर आपके पास लीनियर कोई मॉलिक्यूल रहे तो टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा, लाइक 2.5, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा T⁻3। बस ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको सब कुछ हो जाएगा। अब आते हैं हमारे इक्वेशन पे। कौन सा इक्वेशन हमने यूज करने के लिए रखा था आखिरी में? पार्टीशन फंक्शन में यूज करेंगे करके ये इक्वेशन हमने लिख के रखा था। तो ये इक्वेशन को और एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो क्यू ए, क्यू बी और ए बी ट्रांजिशन स्टेट है, इसके जगह पे हमको टेम्परेचर का क्वांटिटी बिठाना पड़ेगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो एटम है या लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये क्वेश्चन में आपके लिए प्रोवाइडेड है। आप क्वेश्चन की तरफ देखो, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर मॉलिक्यूल
प्लस लीनियर मॉलिक्यूल दोनों मिला के बना रहा है नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो A है दैट इज लीनियर, जो B है दैट इज ऑल्सो लीनियर, और जो AB डबल डगर यानी कि ट्रांजिशन स्टेट है वो है नॉन लीनियर। तो हम पार्टीशन फंक्शन की जगह क्या क्या बिठाएंगे? हमने अभी अभी देखा अकॉर्डिंग टू आवर फाइंडिंग्स, अगर लीनियर होगा तो t टू द पावर 2.5 और अगर नॉन लीनियर होगा तो t टू द पावर 3 बिठा देंगे। तो यहाँ पे वही करो आप, ऊपर जाएगा t टू द पावर 3, नीचे t टू द पावर 2.5 इंटू t टू द पावर 2.5। और एक चीज ध्यान में रखना, ये जो फैक्टर है kBT/h, यहाँ पे भी एक t है, इसको भूल मत जाना आप। अब ये सॉल्व करके आप देखो क्या आता है, 1/t। और ये 1/t किसके लिए है? रेट कांस्टेंट के लिए, यानी कि रेट कांस्टेंट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t टू द पावर -1 का। अब क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट तो पूछा नहीं गया है, पूछा गया है कि a यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम ही होगा आंसर, बिकॉज आर्हेनियस इक्वेशन वाइज k इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस EA/RT। सो इसके जगह पे आप बोल सकते हो कि a भी t टू द पावर -1 के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट विल बी योर आंसर। अब ऑप्शन में देखो, शायद ऑप्शन ए में है t टू द पावर -1 ये क्वांटिटी। दिस इज योर ऑप्शन ए, t टू द पावर -1, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप ये 3-4 चीजें याद रखना, पहले तो आर्हेनियस इक्वेशन, देन आयरिंग इक्वेशन, देन ये थर्ड इक्वेशन जहां पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डायरेक्टली इक्वेटेड है डेल्टा एस बाई आर के साथ, और उसके बाद पार्टीशन फंक्शन के लिए ये जो हमने लिखा था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन फंक्शन वाला ये इक्वेशन याद रखना। और उसके बाद एटम या फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा कैसा होगा, ये भी आप ध्यान में रखना। और आपके आसानी के लिए ये फॉर्मूला हमने बना ही लिया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।